Hello students, how are you? Today I am going to discuss with you another topic from your class 9 science book from chapter number 1, that is can matter change its state। तो इससे पहले कि हमने वीडियो में देखा कि जो मैटर होते हैं उनकी 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखा कि नेचर ऑफ पार्टिकल होता है, जैसे कि किसी भी मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके नेचर की वजह से, उनके अरेंजमेंट की वजह से ही ये स्टेट्स होते हैं। जैसे सॉलिड्स में जो मैटर है उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट होता है, मतलब बहुत एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बहुत पास पास होता है, इसीलिए वो सॉलिड होता है। गैसेस में, लिक्विड्स में अगर हम सेकंड पॉइंट में देखें तो लिक्विड्स में ये मॉलिक्यूल्स में थोड़ी थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, इस वजह से वो लिक्विड्स होते हैं। और गैसेस में ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, इस वजह से वो उनका स्टेट गैसेस होता है। तो क्या अगर हम ये जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट जिनकी हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड्स में पास है, गैसेस में बहुत दूर है, अगर इनका अरेंजमेंट चेंज कर दिया जाए तो क्या हम इनका स्टेट भी चेंज कर दें? यानी कि जैसे अगर हम गैस के मॉलिक्यूल को बहुत प्रेशर डाल के बहुत टेम्परेचर ठंडा कर दें और उनके मॉलिक्यूल्स को बहुत पास पास ले आएँ, तो क्या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी? देखते हैं, इसी चीज़ के बारे में हम इस टॉपिक में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? तो जो मैटर है उसका स्टेट या तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या गैसेस होता है। तो क्या कोई जो सॉलिड मैटर है वो लिक्विड में बदल सकता है, या कोई जो है लिक्विड है वो गैसेस में बदल सकता है, या इसका उलट हो सकता है, कोई लिक्विड सॉलिड में बदल जाए या कोई गैस सॉलिड में बदल जाए? क्या ऐसा हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल? तो चलिए देखते हैं कैसे ये कर सकते हैं हम। ठीक है, वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे हमें पता है वाटर एक सिंगल एंटिटी है, लेकिन ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि सॉलिड के फॉर्म में वाटर कैसे एग्जिस्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ आइस, ये सॉलिड के फॉर्म में है वाटर का। लिक्विड के फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है वाटर? जैसे कि हम फैमिलियर वाटर, जैसे हम टैप वाटर यूज़ करते हैं ना, उस तरीके से वो लिक्विड के फॉर्म में है। और गैसेस के फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है वाटर? एज वाटर वेपर। जो हम पानी उबालते हैं तो बहुत सारे वाटर वेपर बनते हैं ना, वो वाटर वेपर, वो होता वाटर ही है, लेकिन वाटर एग्जिस्ट इन ऑल दीज 3 स्टेट्स, जो कि हमने डे टू डे लाइफ में बहुत ही हम इन तीनों स्टेट से फैमिलियर हैं, इस वजह से वाटर का एग्जाम्पल लेके समझाया गया है। ठीक है, सो व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? तो जो मैटर होता है इसके अंदर ये जो स्टेट का चेंज हो रहा है, जो वाटर है वो आइस में बन जा रहा है, या वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है ना, तो स्टेट चेंज हो रहा है ना। तो इस चेंज के दौरान जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट में या उनके बिहेवियर में किस तरह के चेंजेस आए होंगे कि ये मैटर जो है अपना स्टेट बदल ले रहा है। ठीक है, उसके अंदर क्या चेंज आए होंगे। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? वी नीड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, इजंट इट? तो ये स्टेट जो चेंज होता है वो कैसे होता है, और होने के बाद इन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में क्या चेंजेस आते हैं, वो हम सब इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला एजेंट है जो कि है टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो स्टेट ऑफ मैटर है उसमें टेम्परेचर का क्या रोल है, टेम्परेचर कितना रोल प्ले करता है। जैसे आपने देखा होगा कि वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे फ्रिज में रखना होता है, तब वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, या वाटर को वेपर में बदलने के लिए हमें उसे उबालना पड़ता है, तब वाटर जो है वही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है किसी भी मैटर के स्टेट में? ठीक है, वो स्टेट ऑफ मैटर कैसा रहेगा, टेम्परेचर कितने हद तक उसको अफेक्ट करता है, इसको परफॉर्म करने के लिए, इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी की गई है जिसका कि नाम है एक्टिविटी 1.12। ठीक है, सो इसमें क्या करना है आपको? टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू दैट so that its bulb is in contact with the ice as shown in figure 1.6। तो इस तरह का आपको एक सेटअप बना लेना है। ठीक है, ये सेटअप देख रहे हैं ना आप, इसमें क्या करना है, एक ये आपको ट्राइपॉड स्टैंड ले लेना है, उसके ऊपर एक बीकर रखना है और नीचे फ्लेम जला लेना है। ठीक है, और इस बीकर में आइस क्यूब्स रखनी है और साथ ही साथ एक थर्मोमीटर रखना है जो कि बिल्कुल टच करता हुआ हो आइस के अंदर में। ठीक है, और आपको फिर नीचे से गैस को
ये बर्नर जला करके इसको हीट करना है ताकि ये जो आइस क्यूब्स हैं ये पिघलते रहे। साथ ही साथ थर्मोमीटर से आप इसके टेम्परेचर का मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपको पता है आइस जब 0 डिग्री पे रहता है तब वो आइस के फॉर्म में रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये धीरे धीरे ये सारा आइस, जैसे कि आप इस सेटअप में देख सकते हैं, ये सारा जो आइस था वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो थर्मोमीटर की रीडिंग है वो पहले भी 0 डिग्री थी और अभी भी जैसे ही पूरा आइस, लगभग पूरा आइस कन्वर्ट होगा वाटर में, तब पर भी थर्मोमीटर का टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। वो थोड़ी देर बाद जब आइस पिघलने के बाद जब वाटर हीट करने लगेगा तब वो बदलेगा। इमीडिएट जैसे ही सारे आइस क्यूब्स जो है वो कन्वर्ट हुए वाटर में, इमीडिएटली नहीं चेंज होगा। कुछ देर तक ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि वाटर का भी वही टेम्परेचर है जो कि आइस का टेम्परेचर था, ठीक है। सो ये एक सेटअप है, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर, ठीक है। तो वाटर को अगर आप गर्म करते जाएंगे तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो जब आइस पिघलना शुरू करे तब आपको टेम्परेचर लेना है थर्मामीटर से। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो उस पॉइंट पे आपको टेम्परेचर फिर से नोट डाउन करना है जब सारी आइस पिघल के वाटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। सो नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। तो इस तरह का आपने देखा कि सॉलिड स्टेट था, आइस सॉलिड है और वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीयरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। तो एक स्टीयरर से आपको पानी को हिलाते रहना है ताकि सारा पानी फिर से भाप में बदल जाए और पानी उड़ जाए, भाप बन के, वेपर बन के उड़ जाए, ठीक है। सो कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज्ड। लगभग जब सारा पानी खत्म हो जाए लगभग, तब तक आप थर्मोमीटर की रीडिंग देखिए कि उसमें रीडिंग कितनी दिख रही है, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसेस स्टेट। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन जो है लिक्विड को गैसेस में आपने कन्वर्ट होते देखा, ठीक है। 2 ऑब्जर्वेशंस हुई, एक को आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होते देखा और एक आपने लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होते हुए देखा, ठीक है। सो अब हमें इससे क्या कंक्लूजन मिला उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। तो क्या होता है, हमारे आसपास जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेज हो, वो क्या है अपनी पोजीशन पे वो वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। वो हिलते रहते हैं बहुत। जैसे सॉलिड्स में ये वाइब्रेशन कम होता है, क्यों? क्योंकि उनकी पैकिंग बहुत क्लोज रहती है। लिक्विड्स में थोड़ा उससे ज़्यादा होता है और गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते रहते हैं। तो जब हम किसी पार्टिकल को हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, उसको और एनर्जी देंगे, तो ये जो वाइब्रेशन है वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी मतलब जो एनर्जी मोशन करने के लिए चाहिए होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मोशन वाली एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम हीट देंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी पहले से इंक्रीज़ कर जाएगी, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेज हों, जिस भी स्टेट में होंगे, अगर हम उनको हीट सप्लाई करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी वो मोशन करने के लिए और ज़्यादा फ्री हो जाएंगे, ठीक है। सो ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। तो पहले भी वो वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वो और तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने हीट सप्लाई की और उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट कैन ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स आपस में क्लोज पैकिंग रहते हैं। वो क्लोज पैकिंग क्यों रहते हैं? क्योंकि एक पार्टिकल्स का दूसरे पार्टिकल से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि सारे पार्टिकल्स को एक साथ बांधे हुए है, ठीक है। अब क्योंकि पार्टिकल्स को हमने हीट दिया, उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और वो वाइब्रेशन उनका तेज हो गया, तो जो एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो ओवरकम कर गया, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया वाइब्रेशन होने की वजह से, ठीक है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम हो गया तो वो पार्टिकल्स आराम से दूसरी जगह जाने के लिए फ्री हो गया, है ना। सो द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। तो वो जो उनकी फिक्स पोजीशन थे वो छोड़ देंगे और वो फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, ठीक है।
A stage is reached when the solid melts and is converted into a liquid. तो ऐसा स्टेट आएगा कि अब सारे पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, जो सारे पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो गया, जिससे कि पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो गए और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। और ऐसे जब हीट हम देते गए तो एक स्टेट आया कि सारे पार्टिकल्स के बीच का इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ गया, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगे। तो इससे उनका जो स्टेट था सॉलिड का वो अब लिक्विड के जैसा हो गया, अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से जो स्टेट है मैटर वो अपना चेंज कर लिया, वो अब सॉलिड नहीं रहा क्योंकि हमने उसको काइनेटिक एनर्जी सप्लाई की और अब वो उसके सारे पार्टिकल्स लिक्विड जैसा बिहेव करने लगे, लिक्विड बन गए। ठीक है। The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. तो ये definition बहुत ही important है आपके लिए। ठीक है। The minimum temperature at which, तो ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई भी सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड में बन जाए, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है। तो इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर सप्लाई करके सॉलिड लिक्विड में बदल जाए तो उस सब्सटेंस का वो मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। तो मेल्टिंग पॉइंट बताता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका स्ट्रेंथ कितना है। अगर जैसे कोई पार्टिकल बहुत जल्दी मेल्ट दे रहा है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में 50 डिग्री पे ही वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो सॉलिड था वो उसके जो मॉलिक्यूल्स, जिन मॉलिक्यूल से मिलके वो बना था उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था। और एक सब्सटेंस ऐसा है जिसको हम हीट किए जा रहे हैं, 400 डिग्री पे हीट कर लिया, लेकिन अभी भी वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी कि उस मॉलिक्यूल के जो, उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत। और कोई एक सब्सटेंस है जिसको हम 400 डिग्री पे हीट किए जा रहे हैं लेकिन अभी भी वो सॉलिड से लिक्विड पे कन्वर्ट नहीं हुआ, इट मीन्स कि उस पार्टिकल्स, उस जो सब्सटेंस है उसके जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वो इतने हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे भी उनके वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट एक तरीके से स्ट्रेंथ भी इंडिकेट करता है कि दो पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी सब्सटेंस के। ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। तो जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, आइस किस डिग्री पे पिघल जाता है, वो है 273 केल्विन। केल्विन जो है वो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर है, जैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में डिग्री सेल्सियस का यूज़ करते हैं, वैसे ही केल्विन जो है वो एक ऐसा यूनिट है, टेम्परेचर है। 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन। तो जो आइस है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी 0 डिग्री है, यानी 273 केल्विन। इसको हम राउंड फिगर में लेते हैं जनरली। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। तो ये जो मेल्टिंग की प्रोसेस है इसको फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है। जो मेल्टिंग की प्रोसेस है उसको हम फ्यूजन वर्ड से भी जानते हैं। When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? जैसे कि हमने देखा कि जब हमने आइस को मेल्ट करना शुरू किया, ठीक है, तो हमने थर्मामीटर उसमें लगा दिया था, तो जब आइस था उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री था। जब पूरा आइस मेल्ट कर गया जिस पॉइंट पे, उसके बाद भी जो वाटर था उसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री ही था। तो ये जो हम हीट इतनी देर से सप्लाई कर रहे थे वो गई तो गई कहाँ गई वो? तो वो हीट कहाँ जाती है? वो जाती है, ये जो हम पार्टिकल्स का स्टेट चेंज कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस स्टेट को चेंज करने के लिए वो हीट यूज़ होती है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में,
उसको ओवरकम करने में वो हीट जा रही है। वो हीट जो है उस सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, बल्कि उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ओवरकम करने में यूज़ हो जाएगी। इसी वजह से इस तरह की हीट को लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट मतलब छुपा हुआ, ठीक है। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग प्रोसेस इज मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। तो मेल्टिंग पॉइंट जब रीच हो गया तभी भी टेम्परेचर 0 डिग्री ही बना रहा वाटर का भी, जितना कि आइस क्यूब्स का था, ठीक है। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये जो हीट है वो कहाँ यूज हो गई, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे उस सब्सटेंस के, उसको ओवरकम करने में ये हीट यूज हो गई। और अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था वो कम हो गया ये हीट सप्लाई की वजह से, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो इसी वजह से सब्सटेंस का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है जब तक कि पूरा का पूरा सब्सटेंस पूरी की पूरी आइस मेल्ट न कर जाए, और फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। सो as this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat। तो ये बहुत ही important point है। latent heat की definition यही है। latent heat किसको कहते हैं, जो heat जो है use हो जाती है सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में, और ये हीट जनरली हमें टेम्परेचर के फॉर्म में शो नहीं होती है। हम आइस को हीट कर रहे हैं तभी तो आइस पिघल रही है, लेकिन बीकर का टेम्परेचर 0 डिग्री बना ही हुआ है। जब तक कि पूरी की पूरी आइस पिघल नहीं जाती तब तक बीकर का टेम्परेचर नहीं बढ़ा, ठीक है। तो वो हीट जो हम सप्लाई कर रहे थे इतनी देर से, वो गई कहाँ, वो यूज़ हो गई सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और ये हीट जो है एक तरीके से बीकर के कंटेंट में छुप गई है, हिडन हो गई है। इसी वजह से इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इस एनर्जी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जितनी हीट यूज हो गई उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखनी है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर at its melting point is known as latent heat of fusion, and this is very important, ठीक है। latent heat of fusion की definition भी पूछी जाती है। so particles in water at 0 डिग्री यानी कि 273 केल्विन, 0 डिग्री का मतलब 273 केल्विन। आपको कन्वर्जन्स भी पूछे जा सकते हैं कि 0 डिग्री यानी जैसे कोई सेल्सियस में है, उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, उसमें 273 ऐड कर दीजिए, है ना। और अगर कोई केल्विन में दिया हुआ है और आपको उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसमें से 273 माइनस कर दीजिए, है ना, तो वो अपने आप से केल्विन सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। So the particles in water at 0 degree have more energy as compared to particles in ice at the same temperature। तो जो आइस के पार्टिकल्स हैं वो भी 0 डिग्री पे हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो भी 0 डिग्री पे हैं, लेकिन जो हमने हीट सप्लाई की वो तो वाटर के अंदर चले गए हैं ना, तो वाटर के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू कि आइस के पार्टिकल्स के पास, क्योंकि जो हम अभी तक हीट हमने सप्लाई की थी वो सब वाटर में ही एब्जॉर्ब हो गई है ना। तो ये हम कह सकते हैं। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। और अगर हम इसी सेटअप को आगे भी हीट करते रहें, भाई सॉलिड जो था आइस वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हम वाटर को अभी भी आगे भी हीट किए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर 0 से 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री तक रीच कर जाएगा, है ना। सो at a certain temperature a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other। तो
जैसे जैसे हम हीट सप्लाई करते जाएंगे तो जो वाइब्रेशन था, जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी थी, जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी थी, वो और बढ़ती ही जा रही है। हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब कि ज़्यादातर पार्टिकल्स के पास, ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होगी कि वो और तेज़ी से मूव कर सकते हैं। तो सारे के सारे पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में, है ना, क्योंकि उनकी एनर्जी काफ़ी बढ़ गई है और अब उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो गया है और अब वो लगभग बिल्कुल गैस की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो ये हमने देखा स्टेट ऑफ चेंज लिक्विड से वेपर्स में, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? हम हीट सप्लाई करते गए और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते गए, ठीक है। तो the temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point। तो boiling point की भी definition बहुत important है कि वो temperature at which liquid starts boiling, वो temperature जिसपे कि कोई भी लिक्विड बॉइलिंग करना शुरू कर देता है। जैसे हम कहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री। 100 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि हर एक लिक्विड 100 डिग्री पे ही बॉईल करेगा, ये तो वाटर का है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे बहुत सारे अदर, जैसे मिल्क है, उसका हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट अलग, वो जल्दी बॉईल कर जाता है, ठीक है। या जैसे बहुत सारे दूसरे केमिकल्स आते हैं, जैसे बेंजीन है या बहुत सारे फिनॉल्स हैं और बहुत सारे अदर सॉल्वेंट्स आते हैं, उनका बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग रहता है, उन मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग रहता है। तो 100 डिग्री तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है जिसपे कि वाटर जो है वो उबलने लगता है, ठीक है। सो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना एंड दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना, मतलब कि बल्क फिनोमिना है, मतलब बॉइलिंग अंदर से लेके बाहर तक पूरे एक सिस्टम को अफेक्ट करती है। दो फिनोमिना होते हैं, एक सरफेस फिनोमिना होती है और एक बल्क फिनोमिना होती है। जैसे हम बीकर में पानी उबाल रहे हैं तो पूरा का पूरा पानी उबलेगा, ऐसा नहीं कि केवल ऊपर का पानी उबलेगा या नीचे का पानी उबलेगा, ये नीचे के पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री होगा, ऊपर के पानी का टेम्परेचर कुछ और होगा, नहीं। बल्क फिनोमिना मतलब सारे के सारे वाटर का जो कि उबल रहा है उस वक्त 100 डिग्री टेम्परेचर होगा, ठीक है। सो इसका कहने का ये मतलब है boiling is a bulk phenomena. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state। तो अब सारे पार्टिकल्स के पास लगभग उतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई है कि वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करते हुए एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस में उनका काफ़ी बढ़ जाता है और वो बिल्कुल गैसियस स्टेट जैसा बिहेव करने लगते हैं और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैसियस स्टेट को अटेन कर लेते हैं। फाइन। सो फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन और वाटर के लिए 373 केल्विन है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस कैसे बना? जैसे हमें पता है 0 डिग्री का मतलब होता है 273 केल्विन और उसमें 100 और जोड़ दीजिए तो 373 केल्विन। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना हो, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें 273 को ऐड कर देंगे और बन जाएगा हमारा ये केल्विन में 373। अब जैसे 373 केल्विन है, इसको हमको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो इसको 273 माइनस कर देंगे तो फिर से हमें 100 डिग्री मिल गया। तो इस तरीके से करना है, जब आपको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 ऐड कर दीजिए और जब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो 273 माइनस कर दीजिए, ठीक है। सो कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? अभी हमने पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, मतलब कि जो हीट हिडन फॉर्म में रहती हो लेकिन वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के काम आती हो, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा हमने, ठीक है। लेकिन आपने सुना होगा कि जो हमारा हाथ अगर भाप से जल जाए, जैसे हम उठा रहे हो किसी कोई चीज़ कवर्ड है, हमने दूध ढक्कन से ढक के रखा है और हमने अचानक से हटा दिया तो वेपर स्टीम निकल गई और स्टीम से हमारा हाथ गया जल। तो लोग कहते हैं कि स्टीम से जो जलता है वो ज़्यादा सिवियर बर्न होता है एज़ कम्पेयर टू उबलते हुए पानी से जलना, है ना। जो स्टीम होती है वाटर की स्टीम, उससे जल जाओगे तो ज़्यादा आपको पेन होगा, ज़्यादा आपको गहरी चोट आएगी एज़ कम्पेयर टू कि प्योर वाटर से जल जाओगे, गर्म पानी से जल जाओगे। क्यों?
क्योंकि स्टीम में कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है। तो इसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कि जो वेपर होता है उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और जो उबलता हुआ पानी है उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन वेपर्स के पास थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, जिसकी की वजह से वो लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो गए हैं और वो एनर्जी उनके स्टेट को चेंज करने के लिए यूज़ हुई है। इसी वजह से हम उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, सो do it in the same way as we have defined the latent heat of fusion. Particles in steam, that is water vapor at 373 degree Celsius have more energy than water at the same temperature. जैसा मैंने बताया सेम टेम्परेचर 100 डिग्री का वाटर और 100 डिग्री की स्टीम है, लेकिन 100 डिग्री की स्टीम के पास ज़्यादा एनर्जी है, आपको वो सिवियरली बर्न कर सकती है। दिस इज बिकॉज particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. जो particles of steam है उसने ज़्यादा amount of heat energy अपने अंदर रखी है in the form of latent heat of vaporization, वो heat जिसकी की वजह से वो liquid से vapor में convert हो गया है, जबकि वेपर और लिक्विड दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री है लेकिन वो वेपराइज्ड फॉर्म में है। इट मीन्स कि उसके पास थोड़ी ज़्यादा एनर्जी है जिसकी की वजह से वो वेपर है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट, what is melting point, what is latent heat of fusion, what is latent heat of vaporization। आपको इसका कॉन्सेप्ट एज वेल एज डेफिनेशन ये दोनों ही याद होनी चाहिए। एग्जाम्स में लिखने के लिए पूछ सकते हैं या आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकता है या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो एक यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम बना के दिया गया है। कैसे ये है, सॉलिड स्टेट है, अगर हम इसको हीट करें तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और अगर लिक्विड को हम और ज़्यादा हीट करें तो ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके ठीक उलट अगर हम गैसियस स्टेट को कूल करें तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा और लिक्विड को और ज़्यादा कूल करें तो वो सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल हमने देखा, वाटर को हीट करोगे आइस क्यूब्स को तो वो वाटर में बन जाएगा, फिर उसको और हीट करोगे तो वो वाटर वेपर में बन जाएगा, वाटर वेपर को ठंडा करोगे तो वो पानी बन जाएगा और पानी को और ज़्यादा फ्रिज में रख दोगे, ठंडा कर दोगे तो पानी जो है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन, सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग इट्स द टेम्परेचर। तो हमें ये पूरा जो एक्सरसाइज हमने किया इससे हमें टेम्परेचर का एक इन्फरेंस मिल गया कि टेम्परेचर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का स्टेट चेंज कर सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें या टेम्परेचर घटा दें तो हम सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस, गैस को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं अगर हम टेम्परेचर का यूज़ करें तो। ठीक है, where we have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि हीट अप्लाई करने से इनका स्टेट बदल सकता है। ठीक है, बट देयर आर सम that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state। बट जैसे हमने कहा कि हम हीट करेंगे सॉलिड को तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड से वो वेपर में कन्वर्ट होगा अगर हम हीट करते जाएं तो। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको हीट करते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो लिक्विड वाली स्टेट को बाईपास कर जाते हैं और वो सीधे गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर जाते हैं। और इसके उलट भी होता है, कुछ चीज़ें गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं और जब हम उसको ठंडा करते हैं, कूल करते हैं तो उनको लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए ना, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे हम उनको ठंडा करते हैं वो सीधे सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगते हैं। ठीक है, वो लिक्विड वाली स्टेट को बाईपास कर जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी 1.13। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। तो कैम्फर मतलब जो कपूर हम जलाते हो ना वो, ठीक है, वो आपको ले लेना है या अमोनियम क्लोराइड ले लेना है और उसको
क्या करना है आपको उसको, जैसे आप पूजा में कपूर यूज़ करते हो, कपूर आपने जलाया होगा, जब उसको जलाते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता ना। जैसे अगर आप जमा हुआ घी लेते हो, अगर सपोज एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाऊं तो, जब अभी जैसे सर्दियां चल रही हैं, आप जमा हुआ घी लेते हैं और पूजा बत्ती में लगाते हैं और उसको जलाते हैं, तो घी क्या होता है, घी धीरे धीरे सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर पाती के अंदर जाता है और फिर वो घी जलने लगता है, दिया जलने लगता है। लेकिन कपूर क्या होता है, जब कपूर को जलाते हो तो कभी लिक्विड आपको दिखा है कपूर का, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, वो सीधे जलने लगता है, वो वेपोराइज फॉर्म में रहता है, इसीलिए वो लॉ के फॉर्म में जलने लगता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट होने लगता है ना। तो यही कैम्फर लेना है आपको। फिर क्या करना है, एक चाइना डिश, एक चीनी मिट्टी का बर्तन ले लेना है, ठीक है। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, एक इन्वर्टेड फनल उसके ऊपर रख देना है, जैसे कुछ इस तरह का सेटअप, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं ना। आपने यहाँ पे नीचे गए, ये आप लेबोरेटरी में जब जाएंगे तब आपको ये करना है, घर में नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, एक यहाँ पे बर्नर ले लेना है, उसके ऊपर चाइना डिश रखनी है, उसके अंदर कपूर डालना है, एक इन्वर्टेड ग्लास का फनल ले लेना है, ठीक है। फनल और ऊपर से उसको कॉटन प्लग से क्लोज कर देना है ताकि इसका कोई भी कंटेंट उड़ के बाहर ना जाए, ठीक है। फिर उसको हीट करना है। अब आप क्या देखोगे कि जैसे आप कपूर को नीचे से हीट करते हो, वो सॉलिड से सीधे वेपराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो है लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, वो सीधे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और उसके वेपर्स जो हैं वो फनल के साइड्स में डिपॉजिट होने लगते हैं। देखिए, अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड यहाँ पे वेपर्स में। तो जब वो वेपर्स बनेंगे तो एटमॉस्फेयर में, क्योंकि यहाँ ठंडा है, यहाँ हीट निकल रही है, लेकिन जैसे ही वेपर बना, वो वेपर बन के सॉलिड से सीधे वेपर बना। कोई लिक्विड आपको चाइना डिश में नहीं दिखेगा कि सॉलिड से वो पिघला, फिर चाइना डिश में लिक्विड तैर रहा है, फिर वो लिक्विड को हम हीट कर रहे हैं और फिर वो लिक्विड वेपर बन रहा है, नहीं, ऐसा नहीं दिखेगा आपको। जब आप हीट करोगे तो वो वेपर्स के फॉर्म में यहाँ फनल के इसमें रहेगा, ठीक है। और फिर क्योंकि एटमॉस्फेयर के बाहर यहाँ ठंडा है, तो वो यहाँ पे जो है वो उसके डिपॉजिट्स फनल में आपको दिखने लगेंगे, फिर से सॉलिड, यानी कि वो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है और गैस से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होता है, वो लिक्विड वाले स्टेट में वो नहीं पहुंचता है कैम्फर, ठीक है। कहने का ये मतलब है। तो नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, आपने ये अबव एक्टिविटी से क्या समझा, ठीक है। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन की भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्लिमेशन क्या होता है, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस without changing into liquid state is called sublimation, and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition। तो यहाँ पे हमने डिपोजिशन और सब्लिमेशन दोनों का ही एग्जाम्पल देखा कि ये कैम्फर जो है डायरेक्टली वाटर में कन्वर्ट ना होकर गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो गया, उसको हमने सब्लिमेशन किया। फिर ये गैसेज स्टेट वाटर में ना कन्वर्ट हो गए, सीधे सॉलिडिफाई होकर के यहाँ पर डिपॉजिट्स हो गए, तो इसको क्या कहते हैं, हम डिपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सब्लिमेशन एज वेल एज डिपोजिशन। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तक हमने देखा टेम्परेचर की वजह से हम कैसे स्टेट ऑफ मैटर का स्टेट जो है वो चेंज कर सकते हैं, या टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है मैटर के स्टेट में, है ना। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो मैटर का स्टेट अलग हो जाएगा। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्या प्रेशर भी कोई इफेक्ट डालता है मैटर के स्टेट में, कि जैसे हम कहते हैं ना हर एक चीज़ में कि एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस ये चीज़ इस स्टेट में है। तो ये बार बार हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेंशन क्यों करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से भी क्या स्टेट में चेंज होता है, कि किसी मैटर का स्टेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी डिटरमाइन हो सकता है क्या, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा ना, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बहुत लो प्रेशर एरिया होता है, समुंदर के किनारे प्रेशर ज़्यादा होता है, ऐसा आपने कुछ सुना होगा कभी, तो उसको समझते हैं क्या होता है ये, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे हमने अभी तक का पढ़ा है कि भाई सॉलिड्स में जो डिस्टेंस होते हैं पार्टिकल्स, सॉलिड्स वो पास होते हैं, लिक्विड्स में थोड़े दूर दूर होते हैं और गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं। इसी वजह से सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस है। भाई इंटर पार्टिकल डिस्टेंस की वजह से ही कोई स्टेट, कोई जो ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड है, कोई गैसेस है, कोई लिक्विड है, ठीक है। अब क्या हमें पढ़ना है वो ये है कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस।
तो अब हमने कहा कि भाई डिस्टेंस की वजह से ही सारा खेल है कि कोई सॉलिड क्यों है, क्योंकि भाई इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम है, इस वजह से वो सॉलिड है। अगर हम गैस को खूब प्रेशर दे करके उसके सारे मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल पास 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 कर दें, तो क्या वो गैस से सॉलिड बन जाएगा क्या, या लिक्विड बन जाएगा क्या? ऐसा हो सकता है। तो हम देखते हैं, ठीक है। Will the particles come closer? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter? क्या आप सोचते हैं कि state of matter बदल जाना चाहिए? भाई कॉन्सेप्ट तो यही कहता है ना, कि अगर हम पार्टिकल्स जो सॉलिड है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स पास पास हैं इस वजह से वो सॉलिड है, लेकिन अगर गैस को हम खूब ज़्यादा प्रेशर डाल करके और बिल्कुल पास पास ले आए तो क्या वो सॉलिड हो जाएंगे? ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको बताया गया है, जैसे कि बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर टुगेदर। जैसे एक सिलेंडर ले लिया गया है, ऊपर से एक पिस्टन बना दिया गया है, इसमें गैस तो भरी हुई है, ठीक है। ये गैसेस के ऊपर खूब प्रेशर लगाया गया, प्रेशर लगा करके पिस्टन को और नीचे खिसकाया गया। देखिए मॉलिक्यूल्स जो पहले दूर दूर थे अब वो इसमें थोड़ा थोड़ा पास आ गए, और प्रेशर लगाया, सारे मॉलिक्यूल्स जो है बिल्कुल बगल बगल आ गए। वैसी ही पैकिंग दिख रही है जैसे आपको सॉलिड्स की पैकिंग दिखती है ना, कि सॉलिड्स में सारे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल अगल बगल है, पास पास है। तो क्या होगा, ठीक है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। तो यस, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर का साथ में यूज़ करें तो हम गैसेस को भी लिक्विड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा प्रेशर लगाएं, बहुत ज़्यादा, तो हम उसको सॉलिड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई गैस के मॉलिक्यूल्स जब दूर दूर रहते हैं तो वो एक बड़े एरिया में 10 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। जैसे एक सॉलिड है, जैसे ये सॉलिड है, इसके छोटे से एरिया में 100 मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन 100 मॉलिक्यूल्स के गैस के लिए तो बहुत बड़ा एरिया चाहिए ना, तो उनको बहुत कंप्रेस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है, अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर डालें तो हम मैटर का स्टेट चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर और प्रेशर का साथ में यूज़ करें तो बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो एक गैस है, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के सारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को बहुत पास 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 ला दें तो वो ड्राई मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि हम कहते हैं ड्राई आइस। फाइन, so it is stored under high pressure. Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere, तो without coming into liquid state। तो इसी वजह से इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। जो अगर कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी गैस को अगर हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे रखें तो वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही वो प्रेशर रिलीज होता है और उस सिलेंडर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आता है तो वो ड्राई आइस लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होती, वो सीधे गैसेस फॉर्म में फिर से आ जाती है, ठीक है। तो वो ड्राई आइस है। दिस इज द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, इसी वजह से उसको हम ड्राई आइस कहते हैं। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance whether it will be solid, liquid और gases। तो दो फैक्टर्स हैं, एक टेम्परेचर और एक प्रेशर। ये दोनों ही चीज़ें डिटरमाइन करती है कि कोई चीज़ सॉलिड के फॉर्म में रहेगी, लिक्विड के फॉर्म में रहेगी या गैसियस फॉर्म में रहेगी, है ना। तो ये दोनों ही चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो एक हम अब स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं, और ये डायग्राम आप अपने एग्जाम में भी बना के आ सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें कि इसमें इफेक्ट दिखाया गया है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। जैसे कि सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है जिसको हम मेल्टिंग कहते हैं, उसको हम फ्यूजन भी कह सकते हैं। मेल्टिंग को फ्यूजन वर्ड, मेल्टिंग और फ्यूजन एक ही वर्ड है, ठीक है। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को मेल्टिंग या फ्यूजन, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। लिक्विड को गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं, और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस से सीधे डायरेक्टली सॉलिड होने की प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा आपने, ठीक है। सो
अब हम देखते हैं थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब सेल्सियस स्केल में इसको कन्वर्ट करना है हमको। क्या है ये? 300 केल्विन। 300 में से अगर हम 273 माइनस कर दें तो कितना आता है? ये 7, ये 2 और ये 0, यानी 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 300 केल्विन इज इक्वल टू 27 डिग्री। अब हमको इसको क्या करना है? 573 आपको दिया है, इसमें से आपको इसको फिर से इसमें से 273 माइनस कर दीजिए, तो ये 0 0 और यहाँ 3, यानी 300 डिग्री सेल्सियस। तो जब आपको जो है केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 ऐड कर दीजिए, और जब सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो 273 माइनस कर दीजिए उस टेम्परेचर से, वो अपने आप कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस पे जो फिजिकल स्टेट है वो गैसियस फॉर्म में होगा वाटर, है ना। और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो अभी लिक्विड फॉर्म में होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा होगा, बॉइलिंग होगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, कुछ पोर्शंस होंगे, पर जैसे हमने कहा बल्क फिनोमिना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉइलिंग वाटर होगा, बॉइलिंग पॉइंट है उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों रहता है? बिकॉज all the heat which is given or all the energy which is given has been utilized into changing the state from one state to another state. इसी वजह से जो भी टेम्परेचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? बिकॉज द एनर्जी विच हैज़ बिन सप्लाइड is been hidden into the substance in the form of latent heat of fusion or latent heat of vaporization. Fine. अब क्वेश्चन नंबर 4 है सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। लिक्विफाई करने के लिए, एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर है? तो हम उनको बहुत ज़्यादा एक तो पहले कूल करेंगे, टेम्परेचर ठंडा करेंगे, और उनको प्रेशर जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ करेंगे ताकि उनके मॉलिक्यूल्स पास पास आ सकें। तो वी कैन अप्लाई much stronger pressure as well as cooling the temperature so that the gases can be liquefied, ठीक है। जैसे आप LPG पढ़ते हो ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वही है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।